ठीक है, स्टार्ट कीजिए। स्क्रीन विजिबल है? लिस्ट हो गया था ना हमारा। लिस्ट को कैसे हाँ। डिफाइन करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट्स में, ठीक है। और लिस्ट इतना पावरफुल है कि वो किसी भी टाइप के वेरिएबल्स को सेव करा सकता है, ठीक है। जैसे इसमें देखो इंटीजर भी है और हमारा नंबर भी है। अब एक और जो डेटा टाइप है वो है हमारा डिक्शनरी। तो डिक्शनरी में क्या होता है कि हमारे की वैल्यूज पेयर चलते हैं। इसको कर्ली ब्रैकेट में पास करते हैं, उसके बाद आपका की रहेगा, विजुअल स्क्रीन। तो डिक्शनरी यूजेस कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है, एंड कॉलम्स टू सेव द वैल्यू। उसके बाद डिक्शनरी आर की वैल्यू डेटा टाइप। ठीक है, तो डिक्शनरी आर की वैल्यू पेयर डेटा टाइप। आपकी यहाँ पे डेटा जो रहेगा वो की और वैल्यू में रहेगा। एग्जाम्पल की बात करें तो मुझे इस तरीके से डिफाइन होता है। उसके बाद आप की डिफाइन करोगे, जैसे मैंने बोला नेम, ये हो गया की। और उसके बाद कॉलम, उसकी वैल्यू। अब उसकी वैल्यू सपोज उसका नेम है ये। दूसरा, अगर मान लो एक और वैल्यू देनी है तो मैंने बोला एज। एज उसकी अब मान लो उसमें देना है इंटीजर में तो दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम की वैल्यू को डिफाइन करते हैं। यूज करना हो तो आपको, जैसे हम लिस्ट में क्या करते थे, इंडेक्स यूज करते थे। अगर मुझसे कोई कंपैरिजन मांगे कि दोनों में क्या कंपैरिजन है, लिस्ट आर एक्सेसिबल वाया इंडेक्स। हम इंडेक्स देते थे, जैसे ये मेरी अगर लिस्ट है तो मैं बताता था कि मुझे A1 वैल्यू चाहिए, A2 चाहिए। वाइल डिक्शनरी आर एक्सेसिबल वाया की पेयर, वाया की। से जैसे मैंने इसमें बोला कि मेरा नेम की वैल्यू प्रिंट करो। हाँ, लिस्ट को स्क्वायर ब्रैकेट्स में देते हैं, ठीक है, और इसको हम कर्ली ब्रैकेट्स में देते हैं। अब जैसे मुझे प्रिंट कराना है कि प्रिंट करो, और जो वैल्यू निकालनी है वो स्क्वायर ब्रैकेट में देते हैं। तो मैंने बोला कि मुझे नेम की वैल्यू चाहिए, तो ये नेम प्रिंट करो। अब एडिटर में थोड़ा सा ये कर लीजिए, थोड़ा सा इसमें दिखाई नहीं देता रिकॉर्ड होने के बाद। तो ब्लैक कर लूँ या फिर वो बदल लूँ, VS कोड में आ जाऊँ? VS कोड में ले लीजिए। ठीक है। ठीक। ठीक है, प्रिंट करो ए के अंदर से इस की वैल्यू। तो ये की वैल्यू प्रिंट है। ठीक है, ये वैल्यू प्रिंट हो रही है।
डिक्शनरी आर अनऑर्डर्ड, ठीक है, डिक्शनरी आर अनऑर्डर्ड वाइड लिस्ट आर ऑर्डर। ये भी एक डिफरेंस है इसमें कि लिस्ट जो होता है वो ऑर्डर्ड होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं कोई बड़ा सा लिस्ट लूं, सपोज ये मेरा लिस्ट कैसे हम डिफाइन करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में, और ठीक है, और अगर मैं इसको एक्सेस करूं तो ये ऑर्डर्ड फॉर्म में जाएगा। लेकिन अगर लिस्ट बहुत बड़ी हो, सपोज ये तो अभी 2 ही वेरिएबल है हमारे पास, सपोज 700-800 वेरिएबल्स या की वैल्यूज होते, तो हम इसकी गारंटी नहीं दे सकते कि पहले नंबर पे यही वैल्यू आएगी, दूसरे वैल्यू पे यही आएगी। अगर एक्सेस करेंगे तो स्पेसिफिक की को कर रहे हैं तो वो वैल्यू देगा ही देगा। बट अगर पूरी स्ट्रिंग को या पूरे उसको डिक्शनरी को हम एक्सेस करेंगे तो कोई गारंटी नहीं है कि वो ऑर्डर्ड आएगी। ये तो छोटी सी है, तो अभी मैं प्रिंट ए करूंगा तो एकदम ऑर्डर्ड फॉर्म में दिख जाएगा आपको। मान लो अगर मैं ये करता हूँ प्रिंट ए, ठीक है, तो अभी तो ये ऑर्डर्ड फॉर्म में दिख रहा है, बट अगर ये लिस्ट बड़ी हो तो कोई गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि वो फैच करने में मिसमैच कर सकता है, तो वो उसकी कोई गारंटी नहीं देता। डिक्शनरी में आप की को हमेशा स्ट्रिंग में दोगे, वैल्यूज को आप स्ट्रिंग दे सकते हो, इंटीजर दे सकते हो। सपोज जैसे अब यहाँ पे मैंने उसका डाला कि पॉइंटर, तो पॉइंटर हमारा 5.8 5.9, तो ये मेरा क्या हो गया, फ्लोट। तो आप मल्टीपल टाइप्स के वेरिएबल्स को वैल्यूज के फॉर्म में दे सकते हो, ठीक है। ये स्ट्रिंग है, ये लिस्ट को है मेरा इंटीजर, और ये फ्लोट हो गया। क्लियर है? जिसकी वैल्यू एक्सेस करना हो उस की को हम यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ यही दे सकते हैं। सपोज मैंने दे दिया उसके सब्जेक्ट्स, ये मेरी की है, और सब्जेक्ट्स तो मल्टीपल हो सकते हैं, तो उसमें मैं लिस्ट भी लिस्ट बना दूंगा। हाँ, लिस्ट मैंने दे दिया मैथ्स हिंदी कॉमन इंग्लिश, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने स्ट्रिंग पास किया वैल्यू, यहाँ इंटीजर, यहाँ फ्लोट, और यहाँ हमने पूरी लिस्ट दे दी। तो ये भी हम दे सकते हैं, ठीक है। और अब अगर मान लो मुझसे कोई बोलता है कि ठीक है सब्जेक्ट्स की वैल्यू प्रिंट कराओ, तो मैंने बोला सब्जेक्ट, तो लिस्ट में कोई भी चीज, डिक्शनरी में कोई भी वैल्यू कैसे प्रिंट कराते हैं, उसकी की हेल्प से। तो मैंने वो की पास किया, तो इसने मुझे सब्जेक्ट दिखा दिए। अब ये तो एक लिस्ट है, अब मुझसे कोई बोलता है कि लिस्ट का सेकंड इंडेक्स प्रिंट कराओ, तो 0 1, तो मुझे यहाँ पर अब आगे एक और ब्रैकेट में पास करना पड़ेगा कि 1 वाला वैल्यू प्रिंट कराओ। तो जो कंसेप्ट हम उसमें पढ़ते हैं लिस्ट में, क्योंकि लिस्ट इज एक्सेसिबल वाया इंडेक्स, तो इसको हम इंडेक्स से एक्सेस करेंगे। ये पूरी डिक्शनरी है, और डिक्शनरी को किससे एक्सेस करेंगे, की से। तो पहले हमने डिक्शनरी की उससे एक्सेस होके आया हमारे पास लिस्ट, और लिस्ट को एक्सेस करने के लिए इंडेक्सिंग चाहिए, तो 0 1 2 जो आपको यूज करना हो आप वो यूज कर सकते हैं। क्लियर है? मतलब अगर ऐसा कुछ मिले तो कंफ्यूज नहीं हो जाना कि इसमें तो लिस्ट भी है स्ट्रिंग भी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही मिलेगा। या तो आपको लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग मिलेगी, या उसके अंदर लिस्ट के अंदर डिक्शनरी मिल जाएगी, डिक्शनरी के अंदर लिस्ट मिलेगी। क्योंकि पाइथन की यही अच्छी वो है कि आप मल्टीपल डेटा टाइप्स एक साथ यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लो ये तो हो गया मेरा, हाँ हाँ ये देखो लिस्ट को हम कैसे एक्सेस करते थे। अगर मान लो ये लिस्ट है मेरी ऊपर वाली, और इसमें मुझे कोई भी वैल्यू चाहिए, तो वो यही ब्रैकेट से आता है। तो अब मान लो मुझे इसकी थर्ड नंबर का इंडेक्स चाहिए, तो 0 1 2 3, तो जब मैं इसको प्रिंट करूंगा, जो मुझे लिस्ट के कंसेप्ट याद है तो मैं उसको यहाँ पे अप्लाई करूंगा, ठीक है। देखो ये वैल्यू प्रिंट हो गई। और डिक्शनरी के अंदर भी डिक्शनरी मिल सकती है,
जैसे हम्म, अब मान लो मुझसे इसने बोला कि एग्जाम्स या मार्क्स, एक और मेरे को की रिक्वायरमेंट है मार्क्स। अब मार्क्स तो मेरे की वैल्यू में होंगे। की वैल्यू में क्या है कि भाई हिंदी में इसके आए हैं, हिंदी में सपोज उसके आए हैं 69, कॉमा उसके मैथ्स में आए हैं 88, कॉमा इंग्लिश में आए हैं 90। ठीक है, तो देखो ऐसा कुछ भी मिले तो कंफ्यूज नहीं होना है, हमें सबसे पहले देखना है ये पूरा क्या है। करली ब्रैकेट है, ये पूरा या तो हमारा डिक्शनरी। सेट, या तो सेट है या डिक्शनरी है। तो सेट में की वैल्यूज नहीं चलती, ये की है। ठीक है, देखो कैसे कैसे पहचानते हैं, मैं एक बार बता देता हूँ और डिटेल में। ए इक्वल्स टू हिंदी, ये क्या है, ए क्या है यहाँ पे, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। ए इक्वल्स टू 20 क्या है, इंट। ए इक्वल्स टू 20.0। प्लॉट। ठीक डेसिमल। है, लिस्ट होगा तो स्क्वायर ब्रैकेट होगा, डिक्शनरी होगा तो करली ब्रैकेट होगा। अगर ऐसे है तो ये है मेरे सेट। टपल्स। ऐसे में मेरे पास वैल्यूज है, जैसे ये ऐसा है, डबल नहीं हो सकता। तो ये मेरे हो गए सेट। ठीक है, अगर यहाँ पे मेरे पास की है और देन उस की वैल्यू है, तो ये मेरा हो गया डिक्शनरी। लिस्ट। ठीक है, और लिस्ट तो स्क्वायर ब्रैकेट में चलेगी। ठीक है, तो ऐसे पहचानना होता है। तो अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का दिख रहा है, तो मुझे इतना तो चला कि ये एक डिक्शनरी है, और डिक्शनरी में ये की है, ये उसकी वैल्यू, ये की है, ये उसकी वैल्यू, ये की है, ये वैल्यू। और देखो ये की है और ये उसकी वैल्यू है, और जो कि एक लिस्ट है। और यहाँ देखो ये की है, उसकी ये वैल्यू है सारी, और ये पूरी क्या है, एक डिक्शनरी। डिक्शनरी। ठीक है, तो अब मुझे अगर किसी ने बोला कि चलो मैथ्स के मार्क्स निकाल के दिखाओ, तो सबसे पहले तो मुझे ये मार्क्स वाली चीज क्लिक करनी है, की। भाई ये की दूंगा। ठीक है, अब मार्क्स के अंदर जो वैल्यू है ये भी डिक्शनरी है, और डिक्शनरी को एक्सेस करने के लिए फिर हमको की देना होता है स्क्वायर ब्रैकेट। हाँ, तो स्क्वायर ब्रैकेट में अब मैं इंडेक्स ना देके क्या दूंगा, की, क्योंकि अंदर भी एक डिक्शनरी है, और डिक्शनरीज को हम की वैल्यू से यूज करते हैं। देखो उसके मार्क्स आ गए। ठीक है, तो ये एक्सेस करने में तुमको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब मैं एग्जांपल में थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करता हूं। ए इक्वल्स टू लिस्ट। ठीक है, और चलो अब देखते हैं कौन कौन कर पाता है। छः के बाद कॉमा होगा। चलो बताओ ए किस टाइप का है, ए क्या है, ये ऑल टाइप, ये हो गया आपका लिस्ट हो लिस्ट। गया। ए हो गया मेरा लिस्ट। लिस्ट के अंदर वैल्यूज होती हैं, लिस्ट आते ही दिमाग में आ जाएगा इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करना है। ठीक है, उसके बाद पहला वैल्यू इंटीजर, दूसरा वैल्यू इंटीजर, तीसरा स्ट्रिंग, चौथा लिस्ट, पांचवा डिक्शनरी। ठीक है, छठवा टपल। ठीक है, मुझसे बोला किसी ने चलो एज की वैल्यू प्रिंट करा के दिखाओ, तो ये है लिस्ट। लिस्ट को मैं कैसे एक्सेस करता हूँ, इंडेक्स से। तो 0 1 2 3 4, तो मुझे पहले 4 पे जाना है। तो A4 पे जाते ही मैं किस पे आ जाऊंगा, 0 1 2 3 4। 4 इस पे आ गया, और इस
तो ये क्या है, डिक्शनरी। डिक्शनरी को एक्सेस करने के लिए क्या चाहिए, की, है ना। तो इंडेक्स से मैं आया लिस्ट को इटरेट करते हुए यहाँ पर, और मुझे पता चला ये तो डिक्शनरी है, और डिक्शनरी को एक्सेस करने के लिए हमें क्या देना होता है, की पेयर। तो मैं की दूंगा एज। एज हो जैसे गया। मान लो यहाँ पे तो एक वैल्यू है, मैं 2 और ले लेता हूँ, चलो ठीक है। उसका बोल देता हूँ स्ट्रीम। स्ट्रीम है इसका मैथ। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। देखो बहुत सारी चीजें हो रही हैं इसमें, पहले तो ये देखना है कि सबसे बड़ा डेटा टाइप क्या है। तो देखो ये आ गया, इसकी एज की वैल्यू, एज आ गई 50। अब बोलेगा कोई स्ट्रीम निकालो, तो हमें पता है कि वो तो क्लियर है। ये अभी तक तो हम छोटा छोटा पढ़ रहे थे, देखो अब यहाँ पे काफी वाइड चीज आ रही है। और जब आप जेसन वगैरह रीड करोगे ना, तो जेसन में क्या होता है कि डिक्शनरी होगी, डिक्शनरी के अंदर लिस्ट होगा, लिस्ट के अंदर एक डिक्शनरी होगी, फिर उसके अंदर डिक्शनरी, नेस्टेड डिक्शनरी। तो कंफ्यूजन नहीं करना है हमको, तो बस बेसिक हमें पता है कि अगर लिस्ट मिला तो इंडेक्स यूज करना है, डिक्शनरी मिला तो हमें क्या यूज करना है, की पेयर। ठीक है, अब मुझे इस की पेयर सब्जेक्ट की वैल्यू चाहिए, तो मैं सब्जेक्ट पास करूंगा। अब उसके अंदर कोई पर्टिकुलर इंडेक्स चाहिए, तो वो ये लिस्ट है तो इंडेक्स से पास करूंगा। नोट any data type like list or dictionary can have different data types in it. ये रहा इसका एग्जाम्पल। क्लियर हुआ। ठीक है, अब अगर मान लो किसी ने बोला इस चीज को अपर केस में कन्वर्ट कर दो, कैसे करोगे। अपर लगा तो लेना सबसे है। पहले तो ए का सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अंदर 0 1 2। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा सब्जेक्ट वाली ए के अंदर सब्जेक्ट्स के अंदर यहाँ इंडेक्स देना है 0 1 2, टू। और डॉट अपर फंक्शन अपर। है ना। चेक करते हैं, हो गया अपर। ठीक है, तो आप उस लिस्ट के पर्टिकुलर मेथड्स को यूज कर सकते हो जो जो लिस्ट प्रोवाइड कराता है। वैसे अगर डिक्शनरी जो प्रोवाइड कराता है, तो आप डिक्शनरी में वो फंक्शंस यूज कर सकते हो। अब पता चले कि ये तो तुमको लग रहा है डिक्शनरी, और या फिर ऊपर देखें कि ये तो लग रहा है तुमको लिस्ट, और तुम कह रहे हो ये वैल्यू बड़ी क्यों नहीं हो रही, क्योंकि ये तो डिक्शनरी है। इसको प्रैक्टिस करना समझ में आएगा। डिक्शनरी हमारी इम्यूटेबल होती है। डिक्शनरी आर नहीं म्यूटेबल। म्यूटेबल है कोई चीज मीन्स वी कैन चेंज द वैल्यू, चेंजेबल। है ना। चेंज करके देखे किसी का, जैसे ये एक डिक्शनरी है, और मुझसे कोई बोलता है कि ये जो की पेयर है, ठीक है, इसकी वैल्यू चेंज करके दिखाओ। तो लो भाई, ए के अंदर जो नेम है, ए के अंदर जो नेम है, उसमें मैंने नया नाम दे दिया सुन। क्लियर है। प्रिंट करके देखते हैं अब ए को क्या बोलता है ये। हो गई चेंज। हमने कभी कोई थर्ड पार्टी वेरिएबल, थर्ड पार्टी कोई असाइनमेंट दोबारा से कुछ नहीं किया, सीधा बोला कि ये की वैल्यू चेंज कर दो, उसने कर दिया। तो जो चीज म्यूटेबल होती है उसमें डायरेक्ट चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है,
अब हमारे पास हम क्या पढ़ रहे हैं, डिक्शनरी। तो लिस्ट के अंदर में भी तो चेंज कर सकते हैं। लिस्ट भी तो म्यूटेबल है, टपल्स स्ट्रिंग ये नॉन म्यूटेबल। ठीक है, अब देखो इसके अंदर कुछ इनबिल्ट फंक्शंस हैं, जैसे डॉट कीज, ठीक है, उसके बाद से ए डॉट वैल्यू, उसके बाद ए डॉट आइटम्स। ये तीन उसके इनबिल्ट फंक्शंस हैं। चेक करते हैं क्या करता है ये। देखो कीज क्या बता रहा है कि कौन कौन सी की अवेलेबल हैं, सिर्फ की जानकारी दे रहा है, दिख रहा है ये, ठीक है। और वैल्यूज क्या बताता है, सिर्फ वैल्यूज कि ये वैल्यूज कौन कौन सी है मेरे पास, ये और आइटम सब बताता है, ठीक है। लेकिन आइटम का आउटपुट देखो थोड़ा, एक काम करते हैं, देखो की और वैल्यूज और आइटम्स हम तीन मोस्टली इसमें पढ़ते हैं, इनबिल्ट फंक्शंस ऑफ डिक्शनरी। It returns only the keys of dictionary. It returns only values of dictionary. It returns both keys plus values of dictionary in। हाँ, अब देखते हैं उसका आउटपुट एक्चुअल में आता किस में है। देखो इन दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, देख के पता चल रहा होगा कि आउटपुट किस में आता है। ये बताओ ये क्या है, ये लिस्ट है, ये क्या है, लिस्ट है, ये लिस्ट है, ठीक है। और ये भी एक लिस्ट है। लेकिन लिस्ट के अंदर देखो ध्यान से कुछ अलग चीजें दिख रही हैं, टपल होगा। हाँ, तो हम लोग एक बार इसको डिटेल में देखते हैं। मैं इसको एक नई वैल्यू में सेव करता हूँ, tt इक्वल्स टू ए डॉट आइटम्स, प्रिंट करो tt का इंडेक्स 0 और प्रिंट टाइप ऑफ tt 0। ये भी डिक्शनरी में ही आ रहा है। चलो लूप में आएंगे ना तब देखेंगे, अभी लूप पर आएंगे ना तो इसको ट्रेड करेंगे ना तब देखेंगे तो अच्छे से। इनबिल्ट फंक्शंस हमारे, और आइटम हो गया, कीज हो गया। हाँ, पॉप है आपका, पॉप क्या करता है, रिमूव्स द एलिमेंट, है ना, या रिमूव्स द वैल्यू विथ गिवन की एंड कैन सेव इट, मतलब इसको हम सेव भी कर सकते हैं। जबकि रिमूव सिर्फ कमांड क्या करता था, रिमूव कर देता था, इसको आप एक अलग वेरिएबल में इसको एक अलग वेरिएबल देके उसमें रिटर्न करने का मतलब है कि रिमूव करने के बाद रिटर्न करेगा, उसको आपको सेव कराना है तो आप सेव करा लो, जबकि रिमूव हमारा रिटर्न नहीं करता है, ठीक है। अपडेट करना हो तो डॉट अपडेट करके हम पर्टिकुलर वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं, वरना म्यूटेबल है, डायरेक्ट भी यूज हम कर सकते हैं।
वैल्यूज कीज आइटम्स टपल्स। टपल्स कोई ट्रिपल्स भी बोलता है। ट्रिपल्स आर वेरी सिमिलर टू लिस्ट, however they are immutable. Immutable means we cannot edit चेंज। the values. आपको पूरा रीअसाइन करके नया बनाना पड़ेगा, डायरेक्ट हम उसमें नहीं चेंज कर सकते। Once the element inside the tuple is created या supplied, it cannot be reassigned. Tuples uses parenthesis. Parenthesis का मतलब ये ब्रैकेट। ठीक है, तो टपल क्या होते हैं? इम्यूटेबल होते हैं। आपने एक बार वैल्यू दे दी तो अब इसमें आप चेंज नहीं कर सकते। आप सोचो कि A0 पे जाके आप वैल्यू 3 की जगह 9 लिख दो, नहीं वर्क करेगा ये। ठीक है, tuple object does not provide assignment subject because they are immutable. तो कोई और तरीका बताओ कैसे कर सकते हैं इसको? लिस्ट में ले लें। मैंने एक लिस्ट बनाई और लिस्ट में टपल को पास कर दिया, ये लिस्ट बन गई। अब मैं बोलूं कि A0 में जाके पहली वैल्यू को हटा के क्या लिख दो वहां पे, हाय, और प्रिंट करो ए को क्यों, फिर वापस से उसको रीअसाइन तो करना ही पड़ेगा क्योंकि ऐसा और कोई तरीका नहीं। ये तरीका हमें अपनाना पड़ेगा। चेंज नहीं किया क्या इसने? सर लाइन नंबर 2 को हटा दो। अच्छा, ये वाला। ठीक है, देखो अब हो पाया। लेकिन ये देखा जाए तो हमने तो रीअसाइन किया है ना यहाँ पे, यानी कि एक बार अगर आपने टपल में वैल्यू लिख दी तो जब तक आप उसको दोबारा से पूरा रीअसाइन नहीं करते, रीअसाइन करना मतलब क्या है, दोबारा से नया क्रिएट कर रहे हो, अदरवाइज आप उसमें एडिट नहीं कर सकते। तो जहां पर हमको ऐसी चीजें फॉलो अप करनी है कि हम, अब कोई बोलेगा कि जरूरत ही क्या है, कहां पे जरूरत पड़ेगी हमें? नोट, whenever we do not want to change or flexibility to change the values, we will use tuples। ठीक है, और दूसरा also tuples are very high performed in terms of speed। अगर हमारे पास ये समझ लो कि 1.5 लाख वैल्यूज लिस्ट में है और 1.5 लाख वैल्यूज टपल्स में है, तो दोनों में जब आप इटरेशन परफॉर्म करोगे या कुछ एक्शंस परफॉर्म करोगे तो टपल्स बहुत फास्ट परफॉर्म करते हैं। हेलो हेलो, श्रुति ने रिकॉर्ड कर लेना है मेरा सेशन, मतलब अभी लैपटॉप ये बैटरी खत्म हो गया है।
रिकॉर्डिंग किसी का विंडो 11 है? अबे विंडो 11 है ना तुम्हारा? श्रुतिन कर रहा था ना पहले, श्रुतिन कर लेगा। चल चल ठीक है ठीक है ठीक है, फिर तो बढ़िया। तो टपल्स इम्यूटेबल होते हैं, ये हमने देख लिया। दूसरा, टपल्स को हम इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करते हैं। तो अगर मुझे A1 की वैल्यू चाहिए तो मैं एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, कोई मुझसे बोलेगा लास्ट वैल्यू चाहिए तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे? -1। हम्म, यूज केस जैसे कि कोई मेरा लॉजिक है जो डेटाबेस से डेटा लाता है, ठीक है। तो डेटाबेस से डेटा लाता है और जब उसका आउटपुट आए तो हम चाहते हैं कि अब ये ना कोई चेंज ना कर पाए पूरे कोड में, यानी कि कोई भी अगर इस फंक्शन को यूज करे या कोई भी नीचे लॉजिक्स परफॉर्म करें तो ये हमारे टपल्स चेंज ना हो, क्योंकि ये वैल्यूज हमारी सेंसिटिव है या फिर ये वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, डेटाबेस की वैल्यू है। तो वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे? टपल्स। और ऑल्सो जब हमको कोई फास्ट कैलकुलेशन या फास्ट परफॉर्मेंस चाहिए हो तो हम टपल्स यूज करते हैं। क्लियर है? तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि तुमको टपल्स देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन जो कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग वगैरह करते हैं या फिर जिनको ऐसे डेटा चाहिए होता है जो चेंज ना हो सके, तो हम टपल्स ही यूज करेंगे, क्योंकि लिस्ट तो हमारी फ्लेक्सिबल है। कहीं गलती से हमने ही नीचे वैल्यूज ओवरराइट कर दी किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाके या पर्टिकुलर आप इंडेक्स ही बोल सकते हो, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग ये यूज करेंगे वहां पे। बाकी कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा, सेम आपको सारी वो चीजें मिलेंगी जो लिस्ट में मिलती हैं। बस दो ही इसकी खासियत है कि दीज आर इम्यूटेबल एंड हाईली परफॉर्म्ड इन टर्म्स ऑफ स्पीड। सेट्स, सेट्स क्या है? सेट्स आर अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक वैल्यूज। इसमें एक एक्स्ट्रा चीज क्या जुड़ गई? यूनिक वैल्यूज, कि आपको यूनिक वैल्यू मिलती है इसमें। कैसे डिफाइन करते हैं? सेम वैसे ही, किसी को सेट बनाना है, ये लो सेट बन गया, डायरेक्ट पास करोगे वो सेट बन जाएगा। ट्राई करके देखते हैं इसको। ठीक है, मैंने करली ब्रैकेट्स दिए और वैल्यूज दी, तो उसका टाइप ये बन गया। अब एग्जांपल में हम इसको कहाँ यूज करेंगे? जहां पर भी हमको यूनिक वैल्यूज निकालनी है। सपोज मेरे पास एक लिस्ट है और इस लिस्ट में मल्टीपल वैल्यूज है, ठीक है। और ये देखो मोस्टली वैल्यूज क्या है मेरी? रिपीटेड है। अब मुझे चाहिए यूनिक वैल्यूज, तो मैंने सेट बनाया और इसमें टीटी को पास कर दिया, तो ये सेट में इसकी वैल्यूज आएंगी और सारी की सारी यूनिक हो जाएंगी। तो सेट आप, ये भी बहुत हाई परफॉर्मेंस वाला है, इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। तो ये क्या करता है? हमेशा यूनिक वैल्यूज ही रखेगा, जो रिपीटेड वैल्यूज थी उनको नहीं यूज करेगा। और टपल टपल कर सकता है। सेट हमारा सबसे, उसको बोल सकते हो कि कोई हमसे बोलता है कि हमारे पास 1.5 लाख एंट्रीज है बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो रिपीटेड है, तो आप एक ऐसी मतलब डेटा टाइप बनाओ जिसमें कि सिर्फ यूनिक वैल्यूज हो। तो लोगों के दिमाग में सेट वाली चीज ही नहीं आती, वो लोग क्या करते हैं? फॉर लूप लगा देंगे, एक नई लिस्ट ले लेंगे। जैसे एग्जांपल बताता हूँ कि अगर ये सेट से नहीं करना होता तो मैं कैसे करता इसको, अगर मेरे को सेट के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है तो मैं लगाता फॉर आई इन टी टी और ऊपर एक नई लिस्ट ले लेता हूं मैं, न्यू लिस्ट। ये वाली स्टोर करने के लिए। हाँ, और ये मैंने रख दिया और मैंने यहाँ पे बोला कि फॉर आई इन टी टी, लूप चला रहा हूँ एक एक करके, इफ आई नॉट इन
न्यू डॉट लिस्ट, अगर ये इसके अंदर नहीं है तो क्या करो, न्यू लिस्ट डॉट अपेंड, और क्या अपेंड कर दो उसमें, आई जोड़ो। ठीक है, और फिर फाइनली मैं अपनी लिस्ट को प्रिंट करा देता हूँ। ठीक है, तो सेम चीज हुई, लेकिन देखो यहाँ पे सॉर्ट भी कर देता है इनको वो। सॉर्टेड भी देता है। तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा और मॉडिफाई करूं, यूनिक सॉर्टेड सॉर्टेड। वैल्यूज। अब देखो यहाँ पे क्या दिक्कत है, अगर ये 2 लाख होती तो ये लूप 2 लाख टाइम्स चलता, लॉजिक परफॉर्म करता, फिर चलता, फिर लॉजिक परफॉर्म करता, फिर चलता, और यहाँ देखो बस 2 लाइन में खत्म। n log n कॉम्प्लेक्सिटी ये है भी की पावर ये भी n। अरे तो ये भी तो चलता होगा अंदर, मतलब जो मॉड्यूल जो बनाया होगा। नहीं तो कॉम्प्लेक्सिटी का फर्क है ना, ये n log n है और ये o की पावर n है कॉम्प्लेक्सिटी। o की पावर n का मतलब जितनी ज्यादा वैल्यू उतना ज्यादा टाइम, ये बल्कि और कम ही होगा। ये जो इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं ना, इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत अच्छी होती है, और सेट को डिजाइन ही ऐसा किया गया है कि वो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दे। तो इतना बड़ा लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं पड़ती मुझे, अगर मुझे सेट आता तो। खत्म, समझ लो, बस इतना हमने कन्वर्ट किया। अब मुझे कोई बोले नहीं सेट चाहिए ही नहीं था, मुझे तो लिस्ट चाहिए थी, लो भाई आप लिस्ट ले लो वापस से, इसको वापस से लिस्ट में कन्वर्ट कर लो। डेटा टाइप कन्वर्जन तो हमें आता ही है। ले लो आप लिस्ट में वापस। क्लियर है? बाकी अगर मेरे से कोई बोलेगा इसमें कुछ ऐड करना हो, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इसमें ए डॉट एड, इसके जो इनबिल्ट फंक्शंस है, और ऐड क्या करना है, मैंने कहा 12 वैल्यू ऐड कर दो, तो उस सेट में नई वैल्यू ऐड हो जाएगी। अब देखो मैं एक और वैल्यू ऐड कर रहा हूं, बट वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तो सेट उसको क्या करेगा, जैसे मैंने बोला 2 ऐड कर दो, और 2 तो देखो पहले से है यहाँ पे इस वाले सेट में, तो ये कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। क्लियर है? ये क्लियर हुआ? हाँ सर। अगला है हमारा बूलियन। तो बूलियन क्या करता है, booleans are operator that allow us to convey true, t बड़ा होना चाहिए, false f बड़ा होना चाहिए। ठीक है, इसकी हेल्प से हम लोग कंडीशंस वगैरह, ऑपरेटर्स वगैरह यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में मैं बोलूं कि प्रिंट 1 इज ग्रेटर देन 2, तो क्या आना चाहिए, इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, फॉल्स फॉल्स। है ना? चेक करते हैं, फॉल्स, क्योंकि 1 बड़ा नहीं है। 4 इज ग्रेटर देन 2, यस। ठीक है, 4 इज इक्वल टू 4। तो इनके देखो, इनके आउटपुट्स जो आ रहे हैं ना वो बूलियन आ रहे हैं, और इनकी यूज करके हम इनके बेस पे कंडीशंस को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको तो हम मोस्टली तब यूज करेंगे जब हमको लॉजिक्स डिजाइन करना हो। अगर नॉर्मल चलाओगे तो ज्यादा इफेक्ट नहीं देगा।
डेटा टाइप्स हमारे मोस्टली हो गए। अब हम चलते हैं धीरे धीरे। एक ये टेक्स्ट फाइल है, ओके, ये नहीं। मैं एक फाइल बना रहा हूँ test.txt। ठीक है, फाइल इनपुट आउटपुट हम देख रहे हैं कि क्या होता है, कैसे वर्क करता है। तो देखो मैंने क्या किया, ये फाइल बनाई test.txt और इसको सेव कर दिया। और अपने कोड में मैंने लिखा कि माई डेटा इक्वल्स टू ओपन एक फंक्शन है जो फाइल को ओपन करता है, और मेरी फाइल का नाम क्या है, test.txt। तो देखो अभी फाइल उसी जगह पर है जहां पर ये कोड चल रहा है 1.py और ये, तो डायरेक्ट मैं इसको यूज कर सकता हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं लिखता हूं प्रिंट माय डेटा। नहीं, उसके बाद एक फंक्शन यूज करना पड़ेगा। माय डेटा को मैंने बोला रीड करो, यानी कि इसका जो भी कंटेंट या जो भी तुमने इसको ओपन किया है उसको रीड करो और उसको प्रिंट करो। ये देख रहे हो? ठीक है, तो ये इसको रीड कर रहा है और प्रिंट करवा रहा है। अब मैं इसको दोबारा से लिखता हूं, देखते हैं दोबारा भी क्या दिखाता है। देख रहे हो, उसने एक बार ही चलाया, देख रहे हो, दोबारा प्रिंट नहीं किया। थोड़ा लॉजिक मतलब यहाँ समझ में आया क्या हुआ? देखो पहली बार तो उसने प्रिंट किया, एक मिनट मैं क्लियर चलाता हूँ, फिर से चलाता हूँ उसको। हाँ देखो, उसने इस फाइल को ओपन किया, इसका डेटा रीड किया और प्रिंट किया। प्रिंट करने के बाद क्या हुआ कि वो इस फाइल के एंड में आ गया। ये जो फाइल है ना, इसको वो यूज कर रहा है। अभी इस फाइल में मैं एडिट करूंगा ना, तो मुझे एडिट नहीं करने देगा, क्योंकि ये ओपन करके बैठा हुआ है और दिक्कत भी देगा। अगर मैं इसको डिलीट करूँ तो डिलीट करूंगा तो ये एरर देगा कि पाइथन ने इस फाइल को ओपन कर रखा है, यानी पाइथन इसको लाइव रीड कर रहा है। और रीड करने के बाद वो क्या अपना कर्सर कहाँ लेके चला गया? फाइल के एंड में। अब फाइल के एंड में ले गया तो अब तो कुछ लिखा ही नहीं है, तो कुछ प्रिंट ही नहीं हुआ। तो अगर मुझे दोबारा से लाइन प्रिंट करानी है तो मुझे इसमें एक लाइन और ऐड करनी पड़ेगी, प्रिंट वाली नहीं, माय डेटा डॉट शीक एट 0। इसका मतलब क्या है? टू ब्रिंग द पॉइंटर अगेन एट टॉप ऑफ फाइल डेटा। मेरा जो पॉइंटर था रीड करने के बाद इस फाइल को एकदम एंड में आ गया, ऐसा कुछ बोलूं कि ये यहां से आगे आ गया। तो अब उसको कुछ भी प्रिंट नहीं कराया, क्योंकि वो ऑलरेडी पॉइंटर यहाँ पे था। अब इसके आगे तो कोई कंटेंट लिखा नहीं है, तो नहीं प्रिंट करा पा रहा। तो मैंने पाइथन से बोला कि माई डेटा जो आपने ओपन कर रखा है उसको वापस से सीख करके 0 लाइन पे ले जाओ, यानी फिर से अपना ये पॉइंटर उठा के कहाँ ले जाओ? फर्स्ट लाइन पे, फर्स्ट लाइन के सब पे, और फिर दोबारा से प्रिंट कराओ। तो देखो इस बार ये वर्क करना चाहिए, है ना? 2 बार। यानी कि ये ऑपरेटर या इस तरीके से हम यूज करेंगे तो 2 प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम क्या है कि एक तो ये फाइल मेरी ओपन मोड में रहती है, तो मैं इसको डिलीट करूंगा तो ये एरर देगा कि ये फाइल अभी पाइथन ने ओपन कर रखी है। या इसको 2 या 3 कोड एक साथ राइट करेंगे तो ये दिक्कत देगा कि फाइल ऑलरेडी राइट और रीड मोड में खुली हुई है, आप उसको पहले बंद करो। क्लियर है?
प्रॉब्लम क्या आएगी? दूसरा, ये पॉइंटर मुझे बार बार लेके जाना पड़ता है, तो इससे बेटर सॉल्यूशन है तो पाइथन ने इससे बेटर एक सॉल्यूशन निकाला कि आप पहले तो ये देखते हैं कि अगर ये फाइल कहीं और होती, सपोज मेरे स्टडी फोल्डर में है index.py, ठीक है, मान लो ये फाइल मुझे रीड करनी है, तो मैं इसका पूरा पाथ लूंगा, पहले अपने कोड में ये मेंशन करूंगा, उसके बाद से स्लैश और फाइल का नाम, ठीक है, और चला के देखते हैं। देखो इसमें एक एरर आता है, कौन सा? इसको बोलते हैं यूनिकोड एस्केप कोडेड एरर। इसका मतलब क्या है? इसके अंदर कुछ उसको अनयूजुअल सिंटैक्स मिल रहे हैं जिसको वो रीड नहीं कर पाता, तो हमें वो बताना पड़ता है कि एग्जैक्ट स्ट्रिंग को आप रीड करो आर लगा के। अब अगर चलाएंगे तो ये चलना चाहिए। ये कभी कभी आएगा अगर आपका पाथ ऐसा है जो वो रीड नहीं कर पाता। तो इस बार उसने रीड कर लिया पूरा कोड, ठीक है। तो पूरा पाथ आपको देना हो तो विंडोज में हम ऐसे देते हैं, टू प्रोवाइड एब्सोल्यूट पाथ ऑफ फाइल। कैसे करोगे? कि विंडोज में आप दोगे फॉरवर्ड स्लैश लगा लगा के, जैसे मैंने बोला सी कॉलन और बैकवर्ड। इसको एक और दे सकते थे, रीड हटा के डबल स्लैश लगा दो, इधर डबल वो लगा दो, हाँ डबल स्लैश, तब भी वर्क करता है। ट्राई करते हैं। हाँ कर गया ना? तो हम इस टाइप से देते हैं, डबल बैक स्लैश। क्या? हाँ डबल बैक, या फिर आप कैसे दोगे? रीड और फिर उसका नॉर्मल पाथ आर लगा दो ताकि वो उसको डिकोड कर ले अपने हिसाब से। ठीक है। और अगर लिनक्स होगा तो फॉरवर्ड वन बैक स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश। लिनक्स में तो नॉर्मल देना होता है, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला होम उबंटू के अंदर एक फोल्डर है टेस्ट और उसके अंदर एक फाइल पड़ी है index.py। तो इसमें विंडोज में, लिनक्स या मैक में ऐसे चलता है। एब्सोल्यूट पाथ भी दे सकते हो। अब मेरी फाइल किसी भी फोल्डर में है, मुझे टेंशन नहीं रहेगी। तो ये तो हो गया मेरा पाथ देने का तरीका। अभी भी क्या दिक्कत आ रही है मुझे कि मेरी फाइल ओपन मोड में रहती है, तो उसके लिए कुछ फंक्शन लगाएंगे। कौन सा फंक्शन? क्लोज। इसको थोड़ा सा आएगा। तो पाइथन ने ये प्रॉब्लम देखी, उसने बोला कि ये प्रॉब्लम आ रही है तो मैं इसको हटाना ज्यादा प्रेफर है। तो उसने ना एक नया तरीका निकाला, विथ ओपन फंक्शन फाइल का नेम एज जो भी उसका नाम रखना चाहते हो, जैसे मैंने बोल दिया माय डेटा। एलियास है। इससे क्या होगा कि अब पाइथन का जो मैनेजर है, उसको बोलते हैं पाइथन इनपुट आउटपुट मैनेजर, इट विल ओपन दिस फाइल, रीड द डेटा एंड क्लोज इट। तो अब मुझे ना क्लोज करने के लिए दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो पहले मुझे पता क्या करना पड़ता है, यहाँ पे जब ये रीड कर लेगा तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ता है माई डेटा
डॉट क्लोज। क्लोज to close the file as Python will not close automatically. We had to close it. ठीक है, और ऐसे तरीके में हमें फिर मैनुअल क्लोज करना पड़ता है। लेकिन जो पाइथन ने अपना फाइल मैनेजर दिया या इनपुट आउटपुट मैनेजर दिया, उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि विथ ओपन वर्ड लगाते हैं, फिर अंदर लिखते हैं कि कंटेंट इक्वल्स टू, अब मुझे क्या करना है, जो ये माई डेटा है रीड, हाँ, इस पे क्या परफॉर्म करना है, रीड। ठीक है, तो कंटेंट के अंदर मेरा रीड आ गया। अब मैं अगर इसको प्रिंट करूंगा, कंटेंट, तो ये वर्क करेगा। ठीक है, तो इसकी हेल्प से क्या होता है कि मेरी फाइल ओपन मोड में नहीं रहेगी, क्लोज करने की जरूरत नहीं है, चीजें स्मूथली वर्क कर जाएगी। तो आप लोग हमेशा ये वाला तरीका ओपन करोगे, मतलब यूज करोगे। और एक बार प्रिंट करवाइए। अरे ये तो फाइल क्लोज हो गई ना, अब वो फाइल को लाइव नहीं रीड कर रहा है, उसने तो रीड करके इसमें रख लिया है। अब इसका मुझे क्या फंक्शन यूज करना है, रीड। ये कंटेंट अब ये वेरिएबल है, अब इसके अंदर पड़ा रहेगा, चाहे 25 बार यूज करो 50 बार यूज करो। पहले क्या होता था, वो लाइव रीड करता था ओपन करके, तो मतलब ये वहां से रीड करके अपना उसमें रख ले रहा है अपने पास। अब ये मैनेजर आ गया एक, वो वहां से उसने एक बार रीड किया, अब अपने पास माई डेटा नाम का जो वो है फाइल मैनेजर, इसको सेव कर लिया है। अब इससे हम अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म करा सकते हैं। क्लियर है? अब मुझे क्या है, वो क्लोज करने की दिक्कत नहीं है, फाइल मेरे क्लोज मोड में रहेगी, बस उतनी देर के लिए ओपन हुई जितनी देर ये स्टेटमेंट चला। अब देखो यहाँ पर ना, ये तो हो गया नॉर्मल डिसेंट तरीका रीड करने का। तो मैं इसको लिखता हूं, टू रीड अ फाइल, टू रीड अ फाइल which exist in my system। मेरे सिस्टम में वो फाइल है तो ही वो रीड होगी, है ना। मैं यहाँ दूसरा नाम दे दूं तो नहीं करेगा। देखो test1.txt तो क्या बोलेगा, नो सच फाइल, ऐसी कोई फाइल है ही नहीं। तो ये एरर आया तो समझो कि मैंने फाइल का नाम गलत दे दिया है या पाथ गलत दे दिया है। ठीक है, अब इसमें ना बहुत सारे मोड है। देखो जब आप इस फंक्शन पे यहाँ पर क्लिक करोगे फंक्शन ओपन करने के बाद, तो देखो ये काफी मोड्स हैं। तो इसमें हम लोग जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे ये मोड। तो कॉमा मोड इक्वल्स टू, अब मैं पहला मोड देने जा रहा हूं रीड। इसका मतलब क्या है, ये फाइल को रीड मोड में ओपन करेगा। तो रीड मोड में तो बाय डिफॉल्ट करता भी है, तो हमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, नॉर्मली चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके अलावा रीड कौन कौन से मोड हो सकते हैं, रीड राइट एग्जीक्यूट। तो देखो पहला मोड इक्वल्स टू, मैंने बोला अगर आर स्ट्रिंग में देना होता है, इसका मतलब क्या है, इज रीड पर्पस। अब मैंने बोला मोड इक्वल्स टू, जो हम लोग यूज करते हैं वो मैं बताता हूँ मोस्टली, डब्ल्यू। डब्ल्यू का मतलब राइट, इज राइट ओनली मोड, इट विल ओवरराइट द फाइल इफ ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर पहले से कोई वो फाइल होगी तो उसको ओवरराइट करके जो कंटेंट हम लिख रहे हैं उसको लिख देगा। और क्रिएट अ न्यू इफ डू नॉट एग्जिस्ट, यहाँ थोड़ा सा हमको ध्यान देना पड़ेगा। अगर उसी फाइल में लिखना है जो पहले से है तो उसको अपेंड मोड में, अपेंड मोड। अपेंड मोड में क्या होगा कि वो उसको
क्या करेगा? और ऐड कर सकते हैं उसके नीचे। और रीड राइट दोनों एक साथ चलाना है, तो आर प्लस, डब्ल्यू। ठीक है। इसका मतलब क्या है? रीड प्लस राइट मोड, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, इसको चला के देखते हैं। तो फाइल को किस मोड में ओपन करूं? राइट मोड में। पहले काम करते हैं, अपेंड में कर लेते हैं ताकि दिक्कत ना आए। एक स्ट्रिंग बना रहा हूं मैं, s इक्वल टू न्यू लाइन एडेड या न्यू लाइंस टू बी एड, ठीक है। ये मेरी स्ट्रिंग है। इसको मैं अपेंड मोड में ओपन करने के लिए क्या लिखूंगा? a, और यहाँ पे रीड की जगह पे क्या लिखूंगा? राइट, ठीक है। रीड और राइट, और क्या राइट कराना है मुझे? s की वैल्यू। क्लियर है? देखो मैंने क्या लिखा है, मैंने बोला ये एक लाइन है, ये एक स्ट्रिंग है ना, और ओपन किया फाइल को अपेंड मोड में, ठीक है। और उससे बोला कि राइट कर दो, तो रीड और राइट दो ऑपरेशन हम लोग मोस्टली देखेंगे। और इसको कंटेंट में सेव करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो फंक्शन है, ठीक है। चला के देखते हैं क्या हो रहा है। अब फाइल खोल के देखूं, नहीं हो गया। हो गया, हो गया। कहाँ ऐड हुआ है? हाँ ये देखो, ये हुआ है। अच्छा मैंने वो देना भूल गया इसमें, मुझे यहाँ पे एक वो देना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, न्यू लाइन। तो न्यू लाइन देने के लिए हम /l लिखते हैं। बैकस्लैश। अब चलाते हैं, ये न्यू लाइन ऐड हो गई। देखो वो पुरानी तो रहेगी क्योंकि वो तो चल गया था कोड। अच्छा मैंने एक स्पेस भी दे दिया क्या उसमें? ये देखो, अब मैं इसको हटाता हूँ, इसको नीचे लिखते हैं Control X। तो ये तुमको बार बार ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्पेस दिया था तो वो स्पेस उसने मैनुअल लिख दिया। तो राइट कराने के लिए हमको अपेंड मोड में ले जाना है। अगर कोई नई फाइल राइट करानी है तो कौन से मोड में ले जाऊंगा? राइट मोड में, क्योंकि राइट मोड में क्या फैसिलिटी है? टू अपेंड अ न्यू लाइन इन ऑलरेडी एग्जिस्टेड फाइल। अगर ऐसा कुछ है तो हम लोग क्या लिखेंगे? ये हम बार बार यूज करते हैं जब हम एक्सेल वगैरह लेंगे या फिर जेसन वगैरह या कुछ भी नई नई चीजें ऐड करेंगे तो हमको ये यूज करना पड़ेगा। अब मुझे क्या करना है इसमें? हाँ, फाइल को मैं ओपन करता हूं इस वाले मोड में, क्लियर है। और मैं यहाँ पे एक और लाइन लिखता हूं, लास्ट लाइन ऑल्सो एडेड। ये दो लाइन मैंने लिख दी, लास्ट लाइन एडेड। और इसको राइट मोड में ऑन कर रहा हूं। और देखो अब मैं यहाँ पे फाइल का नाम कुछ भी लिख दूं, ठीक है। देखो ये फाइल एग्जिस्ट भी नहीं करती ना यहाँ पर, और मैंने ये कोड चला रहा हूँ, देखो ये फाइल एग्जिस्ट कर देगा, फाइल बन गई, देख रहे हो ये। और इसके अंदर ये दोनों लाइनें लिख गई, क्लियर है। तो राइट मोड क्या करता है? अगर ये फाइल एग्जिस्ट करती है तो उसको ओवरराइट कर देगा। ओवरराइट कैसे करेगा? देखो अब मैं यहाँ पे एक नया कंटेंट लिखता हूँ, ठीक है। तो अभी इस फाइल में क्या लिखा हुआ है? ये दो लाइंस, बट ये राइट मोड में है, और राइट मोड में वो क्या करता है? ओवरराइट कर देगा। इसको चला के देखें, चल गया,
कंटेंट देखे, देखो वो ओवरराइट हो गई चीजें। तो राइट ऑपरेशन बहुत सोच समझ के करना। अगर कोई वो फाइल या फाइल बहुत सोच समझ के नाम देना, ऐसा मत दे देना कि जो पहले से हो, अगर वो हुई तो ओवरराइट हो जाएगी। चेक कर लेंगे ना ये फाइल हाँ, से। मतलब ऐसा ना हो कि तुम पाइपलाइन में चला रहे हो, पाइपलाइन में वो फाइल पहले से थी तो वो ओवरराइट हो गई, क्योंकि यहाँ तो हम देख ले रहे हैं यूआई है, ओवरराइट वहां पे हम नहीं देख पाएंगे ना। टू राइट कंटेंट इन अ न्यू फाइल, नो इसमें नोट में डाल देता हूँ, इट विल overwrite the file if already exist। ठीक है। सेट में एक चीज और देख सकते हैं हम, हाँ, हम ना सेट में जो हम लोग मैथ्स में सेट फंक्शन पढ़ते थे ना, वो चीज निकाल सकते हैं। वो चीज का मतलब क्या है, जैसे मेरा सेट 1 है और इसके अंदर कुछ वैल्यूज है, और सेट 2 है जिसके अंदर कुछ वैल्यूज हैं। ठीक है, यूनियन बी। तो हाँ, आप इसमें क्या कर सकते हो कि मैंने बोला प्रिंट सेट 1 यूनियन सेट 2, तो ये चीज आप यूज करा सकते हो। ठीक है, ये स्पेस नहीं दोगे तो भी चलेगा। टू गेट यूनियन, जैसे किसी ने बोला दो लिस्ट के बीच का डिफरेंस बताओ, तो लिस्ट में ये चीज परफॉर्म करनी पड़ेगी। हमें पता है सेट में ले आएंगे, सेट तो बस एक बार में चला देगा, सेट 1 एंड सेट 2, बताओ ये क्या करेगा, दोनों लेके आएगा। इंटरसेक्शन, और क्या होता है, डिफरेंस निकालना हो तो सिंपल सेट 1 माइनस सेट 2, डिफरेंस निकालने के लिए। तो ये देखो कितने अच्छे अच्छे फंक्शंस हमारे पास सेट में अवेलेबल है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि सेट को यूज करें। सेट 1, क्योंकि हमारे दिमाग में चीज आती ही नहीं कि हमारे पास सेट ये वाला फंक्शन अवेलेबल है जो इजीली ये सारे काम कर देगा, सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना हो तो। तो ये मैं यहाँ पे इसलिए लिखा दे रहा हूँ कि हम लोग जब बड़े बड़े लॉजिक्स अगर बनाएंगे तो उसमें ये यूज होगा। और क्या रह गया है, हाँ अब हमारे रह गए हैं ये फाइल वाला समझ में आया ना, इनपुट करना, राइट करना, अपेंड करना। लास्ट वाले रीड रीड और राइट वाला, ये राइट वाला नहीं समझ में आया? नहीं ये तो ठीक है, वो लास्ट वाला जो आपने बताया था, रीड प्लस। अरे उसमें आप रीड भी कर सकते हो, यहाँ पे आपने अगर रीड प्लस डाल दिया तो आप क्या कर सकते हो कि फाइल को कंटेंट भी रीड कर सकते हो उसका, और रीड करने के बाद राइट भी करा सकते हो। दो काम एक साथ कर सकते हो ये। और अगर मान लो जैसे ये मैंने रीड कर लिया, इसमें आ गई वैल्यू, अब मुझे राइट कराना है तो सिंपल लिख सकता हूँ कि माई डेटा डॉट राइट, मतलब ये दोनों वर्क करेगा, ये चीज है। और तो कंटेंट से भी उठा सकते हैं ना फिर। कंटेंट सिर्फ रीड वाली वैल्यूज को लेकर आएगा ना। हाँ तो वैल्यू लेके आ गया, अब वहां पे उसमें राइट भी तो करा सकते हैं, नहीं ऐसा? नहीं, इसके अंदर राइट कराओगे तो ये तो मेरी लिस्ट है, हाँ, लिस्ट भी नहीं है, ये वो है, स्ट्रिंग है। ओके। तो स्ट्रिंग में कैसे राइट, स्ट्रिंग में राइट करोगे तो कोड में ही राइट रहेगा ना। फाइल में राइट कराने के लिए आपको यही यूज करना पड़ेगा, डॉट रीड और डॉट राइट। और जो फाइल मैनेजर है उससे बोलोगे कि डॉट रीड करो या डॉट राइट करो, ये दोनों आप यूज कर सकते हो। क्लियर है? अब कंपैरिजन ऑपरेटर्स, कंपैरिजन कराने के लिए कौन कौन से ऑपरेटर्स हमारे पास अवेलेबल है। एक तो है इक्वल टू कंपेयर टू डेटा टाइप्स, कंपेयर करा सकते हो
नॉट इक्वल टू, इसका मतलब नॉट इक्वल टू, ये क्या आउटपुट में हमें क्या देते हैं कि एक तो इफ लगा सकते हो कि अगर ये इक्वल नहीं है, तो एक बार देखते हैं क्या करता है। मैंने बोला प्रिंट ए इज नहीं, प्रिंट 1 इज इक्वल टू या 2 इज इक्वल टू 2, तो ये क्या आउटपुट देगा मुझे? ट्रू। ठीक है, तो अगर वो चीज सही है तो वो आउटपुट में मुझे देता है। अगर मुझसे कोई बोलेगा कि इनसे होता क्या है, आउटपुट मिल जाता है मुझे, क्या मिल जाता है? या तो ट्रू और फॉल्स। अगर वो चीज सही है तो मुझे ट्रू देगा, तो सबका आउटपुट यही मिलेगा तुम्हें, ट्रू और फॉल्स। बूलियन वैल्यू। हाँ, बूलियन वैल्यू देगा, सिंपल सी। तो नॉट इक्वल टू हो गया, इक्वल टू हो गया, और ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और क्या हो सकता है? और होता है एंड और नॉट। नॉट। जैसे मैंने बोला a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू, अच्छा, दो स्ट्रिंग को अगर मैच करवाए तो हाँ वो भी होता है। लो इसको डेटा टाइप को मैच करेगा या फिर वो स्ट्रिंग को मैच करता है? स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करेगा। ये देखो, ये मेरी स्ट्रिंग है। अब मैंने कंडीशन लगाया कि इफ a इज इक्वल टू b एंड इंटीजर ऑफ a इज इक्वल टू b। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि या तो a और b बराबर हूं, तो a और b दोनों स्ट्रिंग है, तो ये स्ट्रिंग एक जैसी है क्या? नहीं, तो ये क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। और फिर दूसरी कंडीशन क्या लगी है कि इंटीजर ऑफ a और इंटीजर ऑफ b इज इक्वल टू, तो ये भी बराबर है क्या? नहीं। अगर मैं इनको इंटीजर में भी कन्वर्ट करूं तो नहीं आएगा। और जब दोनों ही फॉल्स है, एंड कहता है जब दोनों ट्रू होगा तो ही ये आउटपुट मानेगा। बोथ should be true in case of AND operator। ठीक है, और उसके बाद से if लगा हुआ है तो कुछ ना कुछ मुझे परफॉर्म करना पड़ेगा, नॉट सेम। और अगर सेम हो जाते तो if के साथ मैं एक और क्या लगा दूं, else print सेम। ठीक है, अब मैं अगर इसको सेम कर दूं तो उल्टा लिख दिया, सेम एल्स नॉट सेम। ठीक है, अब और एंड लगा होता तो क्या होता, और लगा होता तो कोई भी एक भी ट्रू हो जाता तो मेरा काम हो जाता। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला कि एक a है एक b है, बट मैंने बोला कि जो a है उसकी इंटीजर वैल्यू b से बड़ी है, तो देखो इस केस में क्या हो रहा है, a और b बराबर। इंटीजर वैल्यू क्यों ली है? कंपैरिजन कैसे कराओगे? ग्रेटर देन लेस देन तो मैथ्स पे लगा सकते हो ना। नहीं, अगर डायरेक्टली अगर स्ट्रिंग को ये करना हो तो ये है ना पहला वाला, मैंने बोला ये दोनों स्ट्रिंग आपस में सेम है क्या, तो वो बोलेगा कि नहीं है। ये बात सही है, ये दोनों का आउटपुट आएगा फॉल्स। लेकिन मैंने बोला जो a का इंटीजर वैल्यू है वो b से बड़ी है, जब इस केस में ये चल जाएगा तो इन दोनों का आउटपुट क्या आएगा? ट्रू। इसका आउटपुट क्या आएगा? फॉल्स। और कहता है कि कोई एक भी सही हुआ तो ये सही मान लेगा। तो देखो ये इसको सेम आएगा, बोलेगा कि सेम है, क्यों? क्योंकि ये इसका आउटपुट हमारा ट्रू आ गया।
तो इसको मैं अगर बोलूं एग्जाम्पल के साथ, both should be true in case of AND operator, anyone can be true in case of OR operator. OR operator की एक खासियत है, कोई भी एक सही है तो वो चल जाएगा। ठीक है, अगर देखो यहाँ पे मैं और लगाऊं कोड में, मेरे और की जगह क्या लगा दूं, एंड, तो दोनों सही होने चाहिए तभी चलेगा ये, तो ये बोलेगा नॉट सेम। क्यों? क्योंकि ये चीज तो सही है, लेकिन एंड क्या काम करता है, जब दोनों सही हो तो ही काम करेगा। क्लियर है ऑपरेटर्स? तो ऑपरेटर्स को हम चेन कर सकते हैं, ये पहला ऑपरेटर, ये दूसरा ऑपरेटर, और एंड और के साथ हम इसको चेन कर सकते हैं, मतलब ऐड कर सकते हैं, ये वर्क करेगा। अब देखते हैं जो बहुत देर से हम लोग पढ़े जा रहे हैं, इफ एल्स और ये सब। तो ये क्या कहता है कि हम लोग कैसे लिखते हैं इसको, इफ के बाद मैं दूंगा कुछ कंडीशन, सम कंडीशन, और उसके बाद देना पड़ता है मुझे कॉलन। ठीक है, अगर ये सही है तो टैब देके उसके अंदर आ जाऊंगा, और जो भी मुझे एग्जीक्यूट कराना है, हाँ, एग्जीक्यूट आवर लॉजिक, जो भी आपको एग्जीक्यूट कराना है लॉजिक कोड वो करा लो। उसके बाद सिर्फ इतना लिखूंगा तो लॉजिक मैच होगा तो ही चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। एल्स में मैं क्या लिख सकता हूं कि अगर वो चीज नहीं मैच करती तो एग्जीक्यूट सम लॉजिक अदर कोड, कुछ अदर कोड चला लेंगे। लेकिन अगर मुझे 2-3 मल्टीपल कंडीशन लगानी है, एल्स इफ, तो एलिफ लगाते हैं। इसमें एल्स इफ नहीं होता, एलिफ बोलते हैं उसको। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कि इफ a इज ग्रेटर देन 10, तो मुझे उसके अंदर लिखना है प्रिंट नंबर इज ग्रेटर देन 10। ये हो गया। अब इस अगर a बड़ा है 10 से तो ये चलेगा, एल्स मैंने लिखा क्या लिख दो, प्रिंट नंबर इज लेस देन 10, तो ये ऐसे चलता है। और अब मैं a की वैल्यू देता हूं, सपोज a इक्वल्स टू मैंने लिखा 5, तो कहां जाना चाहिए, नंबर 10 से छोटा है तो एल्स वाली चीज चलनी चाहिए, नंबर इज लेस देन 10। और अगर मैं इसको बड़ा कर देता हूं, सपोज मैंने इसको 10 से 15 कर दिया, तो क्या बोलेगा, नंबर इज ग्रेटर देन 10। अब इसी में और कंडीशन लगानी है कि एल इफ, ठीक है, एल इफ ए इज ग्रेटर देन 5, ए 5 से बड़ा है एंड a is less than 10, print number between 5 to 10, number is between 5 and 10। ठीक है, तो ये भी वर्क करेगा मेरा। तो देखो अभी 15 है, तो इससे बड़ा है तो ये लिख देगा। अगर मैं इसको अब करता हूं 6, तो देखो इससे छोटा है तो ये इसके अंदर तो जाएगा नहीं लॉजिक चलाने अपना, ये चीज नहीं चलेगी। एल्स कब चलेगा, जब कुछ भी मैच, दोनों फाइल हो जाएगा। तो अब ये सेकंड नंबर पे आएगा, बोलेगा a 5 से बड़ा है 10 से छोटा है, तो ये लिख देना। ठीक है, तो बीच वाला चलेगा।
ठीक है, अगर ये भी नहीं मैच करता तो सबसे लास्ट में क्या चलता, एल्स। तो एल्स मेरा सबसे लास्ट में चलता है, वो तभी चलेगा जब ऊपर कुछ भी इफ एलिफ कितने भी। अब एलिफ की क्या खासियत है कि आप इसको कितने भी दे सकते हो। मान लो मुझे फिर से लगाना है कि एलिफ ए इज ग्रेटर देन 20। ग्रेटर देन 5 और 10 के बीच में है ना, मैंने लिखा ग्रेटर देन ए इज ग्रेटर देन 10 एंड ए इज लेस देन 10, ए इज ग्रेटर देन 7 लगा। तो प्रिंट नंबर इज बिटवीन 8 एंड 9, क्योंकि लेस देन लगाया ना तो वो तो आएगा नहीं। फर्स्ट टू दे देंगे। ठीक है, तो एलिफ आप कितने भी लगा सकते हो। ठीक है, अब मैं देखो यहाँ पे नंबर देता हूं 9। ए 5 से बड़ा है और 10 से छोटा है। ए 5 से बड़ा है, इसके अंदर चला गया ना वो, ये भी मैच कर गया था। अब ठीक है, तो ऐसे करके हम कंडीशंस इफ एंड एल्स की लगा सकते हैं। ठीक है, और ये कंडीशन ऐसा नहीं है कि हमेशा नंबर पे लगेगी, आप चाहो तो इसको बूलियन पे लगा दो। जैसे मैंने बोला हंग्री इक्वल्स टू ट्रू, एक वेरिएबल है हंग्री जिसमें क्या वैल्यू सेव है ट्रू। अब मैंने बोला इफ हंग्री, यानी कि अगर हंग्री की वैल्यू ट्रू है, प्रिंट प्रोवाइड मी सम फूड, एल्स अगर पेट भरा है तो आई वांट अ बेड टू स्लीप। ठीक है, तो हंग्री की वैल्यू अगर ट्रू है तो ये चलेगा, एल्स क्या चलेगा, नीचे वाला चलेगा। ठीक है, अब मैं जैसे इसकी वैल्यू ट्रू से फॉल्स करता हूं, ठीक है, तो आप ऐसा नहीं है कि हमेशा नंबर पे ही चलाओगे, उस पर भी चला सकते हो। अब जैसे एक और एग्जांपल बताता हूं, मैंने बोला कि a इक्वल्स टू लिस्ट, ठीक है, और मैंने लिखा कि इफ a, इसका मतलब क्या है बताओ, लिस्ट आएगा। इफ a यानी कि a के अंदर वैल्यू है तो क्या चलाओगे, ये, अदरवाइज ये। क्लियर है, तो आप लिस्ट पे भी चला सकते हो, ऐसे ही सेम डिक्शनरी पे चला सकते हो। तो इफ a का मतलब क्या है कि a के अंदर वैल्यू है, क्योंकि ये तो ट्रू फॉल्स नहीं देगा ना कुछ, तो इस पे भी हम चला सकते हैं। इफ a दिस एंड हंग्री, इसका मतलब क्या है बताओ, कि ए के अंदर वैल्यू है और हंग्री हंग्री की वैल्यू क्या है, ट्रू है, तो मुझे खाना दो। नीचे वाला आ जाएगा। बताओ इसमें क्या गड़बड़ हुई। फॉल्स हो गया ना, हंग्री का वैल्यू ट्रू नहीं है। एंड में कोई एक तो भी दोनों ट्रू होगा तब। एंड लगाया ना, तो एंड क्या कहता है, दोनों ट्रू होगा तो ही ये चलेगा, और हंग्री की वैल्यू फॉल्स है तो वो चलेगा ही नहीं। और दे देते तो फिर सही तो रहता। अब चल जाएगा, ट्रू दे दिया, दोनों ट्रू है, चल गया, प्रोवाइड मी नहीं सम तो फूड, या तो और दे। तो हम डिफरेंट डिफरेंट चीजों पे इसको चलाएंगे, और जब हमारे टास्क मिलेंगे ना तो वो इफ एल्स के बिना तो होते ही नहीं है। ठीक है, और उसके बाद तो भाई अब लूप चलते हैं, लूप के बाद से हमारे फंक्शंस, स्विच है। स्विच वगैरह हमारे को कोडिंग में जरूरत नहीं पड़ती है, इसमें मतलब स्क्रिप्टिंग में, वैसे नॉर्मल कोड्स में तो जरूरत पड़ती है, पर पढ़ लेंगे।
ठीक है, ये क्लियर है, इसको प्रैक्टिस करना। और ये मैंने अपलोड कर दिया है ड्राइव पे, एक बार ये वाला भी डाल देता। देखो पाइथन का ना, जब तक सामने वाला कोड लिखा रहा होता है ना, तब तक लगता है कि अरे आसान तो है, सब समझ में आ रहा है। लेकिन जब करते हो तब ऐसा लगता है यार यहाँ कंफ्यूजन हो रही है मुझे, यह चीज क्या होना चाहिए वैल्यू। तो इसीलिए ना कोशिश करो कि इसको साथ में प्रैक्टिस करते जाओ। ठीक है, चलो बाय। हेलो। हाँ भाई। कौन रिकॉर्ड किया है शुरू से?